हेलो क्लास 12 कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपने लाइफ में बहुत मचा रहे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है। सो आज बच्चे हम जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको हाफ ऑफ द चैप्टर जो है वो समझा दिया था। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को फिनिश कर दें। ठीक है। तो चलो आ जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इसको। अब हमारे पास चैप्टर के अंदर क्या है, हम टॉपिक पे पहुंचे थे बच्चे यहाँ पे। ठीक है। स्टेरियोकेमिस्ट्री हम जो है वो स्टार्ट करी थी हमने। इस स्टेरियोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने आपको चिराल कार्बन के बारे में समझा दिया था कि व्हाट इज चिराल कार्बन। अब मैं चिराल कार्बन के आगे आपको थोड़ी सी स्टेरियोकेमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे हम। इसके अंदर मैक्सिमम चीजें हमने यही सीखनी है कि यहाँ पर सर ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन्वर्ट मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है। ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चे याद रखेंगे सभी के सभी कि कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। हाँ, जो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, याद रहेगा सबको। ठीक है। क्या होता है ये, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है कि ये जो कंपाउंड्स है ये किस तरह से मूव कर पा रहे हैं। ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास आता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है। एक ये होता है और दूसरा होता है लीवो रोटेटरी। मतलब आपने इसमें यही याद रखना है कि देखो आपको मैं बता देता हूं, जो भी हमारे जो बच्चे हैं जेके बोस के, उनमें स्टीरियोकेमिस्ट्री उतनी ज्यादा नहीं पूछी जाती है, उतनी ज्यादा फेमस नहीं है। ठीक है। लाइक उसके ऊपर क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी अगर सिलेबस में अगर होगा तो हम करेंगे भाई। ठीक है ना। तो अब आपको याद रखना है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी में क्या फर्क है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है जब भी कोई कंपाउंड जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। कौन सी तरफ? क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है। याद रखेंगे सभी। और इसको अगर मैं बोलूं तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। एंटी क्लॉकवाइज मूव करने को बोलेंगे हम लीवो रोटेटरी। याद रहेगा सबको। अब एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज घूमने का क्या मतलब होता है। लेट सपोज मैं आपको ना ये सब चीजें एक ही बार में समझा दूंगा, डोंट वरी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे आते हैं। देखना, इसको मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा। ओके, देखेंगे बच्चे, मैं यहाँ पर आपके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखना। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मैंने आपको बोला डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है एंड होता है लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब इसके अंदर ना कन्वर्जेंस होती है। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिटेंशन। क्या पढ़ते हैं? रिटेंशन। मतलब कि सर अगर क्लॉकवाइज अगर कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है भी, क्या बोल रहा हूं, अगर कोई चीज ऑप्टिकली एक्टिव है भी तो वो मूवमेंट किस तरफ कर रही है, यहां पर रिटेंशन की बात हो रही है। अब यहां पर रिटेंशन की बात होने का मतलब कि अगर वो मूवमेंट कर भी रही है सर तो हमें फर्क नहीं पता चल रहा कि वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। काइंड ऑफ मैं आपको बताता हूं। देखो, रिटेंशन किस में होती है? रिटेंशन होती है बच्चे SN1 रिएक्शंस के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि सर इसके अंदर जो कार्बन लिए जाते हैं, जो जो इसके अंदर कार्बोकैटायन लिए जाते हैं, ध्यान रखना, जो इसके अंदर कार्बोकैटायन लिए जाते हैं वो 3 डिग्री होते हैं। कौन से होते हैं? 3 डिग्री। किस तरह से? देखना मेरे भाई, अब यहां पर कार्बन है, लेट सपोज यहां पर हमने ले लिया H H H और H। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं इस तरह से H। अब यहां पर मेरी बात समझो, मैंने इसकी रिएक्शन कराई किसके साथ? OH के साथ। लेट सपोज मैं इसको यहां से यहां बना देता हूं H, लेकिन यहां पर तो मुझे पता है CH3 लगना है क्योंकि 3 डिग्री है। ठीक है ना, क्योंकि 3 डिग्री है भाई। ओके सर, यहाँ पे अगर H है, लेट सपोज H है या फिर कुछ भी है, यहां पर हम मान लेते हैं क्लोरीन है, मान के चलते हैं। ठीक है। यहाँ क्लोरीन की हेलो एल्केन लिया ना, यहां से ये रिएक्शन यहां पर हो जाएगी और ये क्लोरीन जो है वो अपना पार्टिकल लेकर निकल जाएगा। तो ये जो शेप बनेगी, अगर मैं इस शेप की बात करूं तो क्या ये आपको पता है ये शेप इसी तरह से बनेगी? इस तरह से ये शेप बनेगी। ये जो कंपाउंड है ये आपको यहीं पर दिखेगा मिला हुआ, मतलब लगा हुआ। तो मतलब आप एक चीज देखो, क्या जो ये स्ट्रक्चर बना, क्या ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर से कोई डिफरेंट है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा, बिकॉज सेम चीज ये खाली क्लोरीन उधर है थोड़ा सा, वो मैंने बनाया ही वैसा है। तो आपको ये चीज समझ आ रही होगी, मतलब जो OH लगा वो क्लोरीन की जगह पे लग गया। तो मतलब रोटेशन अगर हुई तो वो मुझे रोटेशन दिखेगी नहीं,
वो जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, इसलिए इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या बोलते हैं इसको? रिटेंशन। और इसी तरह से एक और भी होता है, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है, ये हो गया रिटेंशन। हमने रिटेंशन पढ़ लिया ना। अब आते हैं इन्वर्जन पे। देखना किसकी बात हो रही है बच्चे? इन्वर्जन की बात हो रही है। अब इन्वर्जन कहाँ होता है? इन्वर्जन होता है बच्चे SN2 रिएक्शन में। कहाँ? SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। और इसके अंदर जो कार्बोकैटाइन होते हैं, कौन से? जो इसके अंदर कार्बोकैटाइन होते हैं वो 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री होते हैं। अब इनमें और उनमें क्या फर्क है? अगर मैं बात भी करूं तो देखना, यहां पर मान के चलते हैं कि सर CH3 एक ही है, बाकी यहां पर H है, यहां पर H है और यहां पर Cl है, लेट सपोज। ठीक है, अब यहां पर क्या आ रहा है? लेट सपोज CN मान लेते हैं, साइनाइड। ठीक है, तो इस साइनाइड को अगर इसके साथ चिपकना है तो आपको पता है, ये मैंने लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ाया था कि अगर इसको यहां से ब्रेक डाउन होना है तो ये पीछे जाकर लगेगा। तो मतलब कुछ सर इस तरह से कंपाउंड बनने वाला है, कुछ इस तरह से कंपाउंड बनने वाला है। लेट सपोज मैं इसको NC लिख देता हूँ ना, CN है ना, ऐसे। और ऊपर आ जाएगा हमारे पास CH3 और यहां पर आ गया H, यहां आ गया H और यहां आ गया Cl। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। एंड देन आगे फर्दर क्या रिएक्शन हो जाएगी? यहां पर आ जाएगा हमारा CH3, यहां आ जाएगा H, यहां आ जाएगा H और यहां पर बच्चे आ जाएगा CN। तो आप ये देखो कि शुरू वाले कंपाउंड से ये वाला जो कंपाउंड बना है, क्या ये उसका उल्टा है? बिल्कुल है सर, इसीलिए इसको बोलेंगे इन्वर्जन। और इन्वर्जन कहाँ होती है ये आपको पता होना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर आपको कोई लॉन्ग आंसर या फिर कोई 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर कुछ पूछेंगे भी तो शायद MCQ या 1-2 नंबर का कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है तो इसका मतलब आपका काम हो चुका है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब थर्ड, इसके बाद भी आता है रेसमाइजेशन। क्या आता है? रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है? रेसमाइजेशन के अंदर ध्यान रखना, लेट सपोज अगर A और B की हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब A और B क्या है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। ये लेट सपोज ये कंपाउंड A है और ये कोई कंपाउंड B है। इनकी अगर रिएक्शन हो रही है तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा वो एक कंपाउंड रिटेंशन का बनेगा, ठीक है, और एक कंपाउंड इन्वर्जन का बनेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेसमाइजेशन के अंदर दोनों कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी। क्लियर है? अब याद रहेगा यहां तक। चलो अब आते हैं कंपाउंड्स में। यहां पर देखो रिटेंशन की बात क्या हो रही है। यहां पर रिटेंशन की बात की हुई है कि नो चेंज इन स्पेटल अरेंजमेंट, कोई चेंज नहीं आएगा स्पेटल अरेंजमेंट में। और रिटेंशन SN1 में होती है। ठीक है, इन्वर्जन कहां होती है? SN2 में होती है और एक्टिविटी रिवर्स हो जाएगी। ये भी हमने देख लिया था। यहां पर क्या कह रहा है? इन बोथ रोटेटरी कंपाउंड्स, दोनों कंपाउंड्स बनेंगे हैपेंस व्हेन कार्बन इज चिराल इन SN1। कब होगा? जब SN1 के अंदर SN1 के अंदर जो कंपाउंड होगा वो चिराल कार्बन है। हालांकि यहां पर हमने जो कंपाउंड लिया था वो चिराल कार्बन नहीं था। अगर आपको पता हो, पीछे वाले रिटेंशन आपने अगर देखे हो। बात समझ आ गई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है सबको? चलो भाई गुड, अब आगे बढ़ते हैं। देखना अब आते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान से देखेंगे, बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। इनमें से बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो डायरेक्टली एज ए वर्ड रिएक्शन आते हैं। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन नहीं बोलूंगा, नेमिंग रिएक्शन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है? देखो, एक एलिमिनेशन की बात हो रही है और दूसरी रिएक्शन विद मेटल्स की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। यहां पर देखो, किसकी, जब भी एलिमिनेशन की बात होगी, मैं यहां पर अलग से करता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं। देखो, अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी बच्चे? बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन मतलब अगर एलिमिनेशन की बात हो रही है तो क्या क्या एलिमिनेट होगा? बीटा एलिमिनेशन होगा। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है सर? अगर मैंने बोला कि ये कोई मेरे पास क्लोरीन मतलब कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, लेट सपोज। ठीक है, ये कंपाउंड है, तुम्हें पता है कि यहाँ पर H लगा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी H लगा होगा, ये सबको पता है। ठीक है, ये मैं नहीं भी लगाऊंगा तो भी आपका इतना दिमाग होना चाहिए कि ये लगा ही होगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे। तो इस वाले जहां पर भी क्लोरीन लगा होगा, जहां पर भी ये क्लोरीन होगा, उसके पास उसके पहले वाले कार्बन को बोला जाएगा अल्फा, मतलब उसके साथ वाले कार्बन को अल्फा, और इसको बोला जाएगा बीटा। तो मतलब सर बीटा एलिमिनेशन में क्या होने वाला है? बीटा एलिमिनेशन में
जो बीटा कार्बन है, जो बीटा वाला कार्बन है, उसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा। सो बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन जो है, बीटा हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। अब एक बात और चीज इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। एक तो मैंने ये बता दिया आपको, इसके साथ साथ बीटा हाइड्रोजन रिमूविंग के लिए, बीटा हाइड्रोजन रिमूव कौन करता है? कौन करता है बच्चे? अल्कोहलिक KOH, याद रखेंगे, अल्कोहलिक KOH करता है। इसके बिना नहीं हो पाएगा, ये इसका मेन रिएजेंट है, याद रखेंगे सभी के सभी, ठीक है? इसके बिना ये नहीं हो पाएगा। एक अल्कोहलिक KOH यूज होता है और एक होता है एक्वस KOH, ठीक है? दोनों का काम अलग है, वो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है दूसरा। लेकिन आपको याद रखना है, जब भी अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है, जब भी अल्कोहलिक KOH यूज हो रहा है, तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगी, ठीक है? तो हमेशा बीटा एलिमिनेशन होगी। चलो आ जाओ, अब देखो यहां पे देखो, मैंने क्या बोला आपको? बीटा एलिमिनेशन होनी है। रिएजेंट क्या है? KOH। किससे करेगा? अल्काइन से। किससे करेगा? अल्काइन से, अल्कीन से, अल्काइन बोल रहा हूं, मतलब बनाएगा क्या? अल्कीन्स। यहां पे देखो कार्बन कंपाउंड देखो, आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम अल्कोहलिक KOH की, ठीक है? साथ वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं, क्लोरीन के साथ वाले को अल्फा, और इसको क्या बोलते हैं? बीटा। यहां से हाइड्रोजन निकल गया बाहर, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया बच्चे। जब यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला और ये वाला क्लोरीन भी बाहर निकल जाएगा KOH की वजह से, और यहां से जो ये जो Cl निकला है वो K के साथ चिपक जाएगा जाकर, ध्यान समझना। जो Cl है वो किसके साथ? K के साथ निकल जाएगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला वो OH के साथ चला जाएगा। तो यहां पर जो हाइड्रोजन निकला था वो OH के साथ जाके वाटर बना गया और KCl यहां पे बन गया। यहां पर यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट हो गई, ध्यान रखना। यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट होगी जो कि कंपाउंड बनाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। बात समझ रहे हो? ये देखो, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब तुम सोचोगे ये कैसे बना सर? तो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर हमने कंपाउंड लिया CH2, मतलब CH3 लेता हूं, चलो CH3, CH2 और Cl2 ये हमने ले लिया। प्लस हमने रिएक्शन कराई किसके साथ? KOH के साथ। कौन सा है ये? अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक मतलब इसके अंदर अल्कोहल मिक्स है। यहां से जो K है, ये क्लोरीन जो है ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा और किसके साथ चला जाएगा? K के साथ। यहां से भी एक हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा भाई, हाइड्रोजन निकल गया। और यही हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, यही हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, तो ये हाइड्रोजन निकल जाएगा किसके साथ? OH के साथ। अब तुम मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या बचा? यहां पर पीछे क्या बचा? यहां पर पीछे क्या बचा सर? यहां पर पीछे बचा CH2, और इसके पास डबल बॉन्ड हो जाएगी क्योंकि एक बॉन्ड टूट गई है ना हाइड्रोजन की, डबल बॉन्ड हो गई। तो यहां पर भी क्या आ गया? CH2 प्लस क्या बनेगा यहां पर? KCl प्लस वाटर। खत्म बात। बहुत सिंपल रिएक्शन है। बीटा एलिमिनेशन समझ आया सबको? चलो अब आगे आगे वाली रिएक्शन पे बढ़ते हैं, इसको छोड़ो क्योंकि हो गई, अब इस ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता फालतू का इन चीजों पे। अब देखो स्टेजेफ रूल बात कर रहा है। स्टेजेफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। अब याद रखना कि जो स्टेजेफ रूल है ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है। अब स्टेजेफ रूल में होता क्या है? स्टेजेफ रूल में कोई भी आपने कंपाउंड ले रखा है, लेट सपोज ये आपने कंपाउंड ले रखा है, यहां पर भी आप क्या कर रहे हो? अल्कोहलिक KOH ही डाल रहे हो। आपने यहां पर क्या किया? अल्कोहलिक KOH ही डाला है। अब ध्यान रखना, जब भी आपने अल्कोहलिक KOH डाला इसके अंदर तो आपको हीट करना पड़ेगा। ऊपर वाले में आपने अल्कोहलिक KOH डाला था लेकिन आपको हीट नहीं करना पड़ा था, उसके बिना ही काम हो गया था। लेकिन इसमें और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए साथ में रखी है ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। कौन सा ब्लॉक किसके साथ मैच कर रहा है उसको फोकस करो, ठीक है? ये वाला ब्लॉक क्या मैच कर रहा है? अल्कोहलिक KOH प्लस हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लस हीट कर रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे ही इसको मैंने हीट किया तो मेरे भाई यहां पर भी बीटा एलिमिनेशन पे रिएक्शन होगी। क्या होगी? बीटा एलिमिनेशन पे रिएक्शन होगी। चलो देखते हैं किस तरह से होगा, किस तरह से होगा। पहले देख लेते हैं कंपाउंड क्या लिया था हमने, पहले वो देख लेते हैं। कंपाउंड था हमारे पास, ठीक है, कंपाउंड था सर हमारे पास CH3, और यहां से था Br, यहां पे ऐसे और इस तरह से था, है ना? हाँ ठीक है, CH3, ये आ गया CH3। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकता हूँ? भाई ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई, ये सिर्फ मैं इसको कंपेयर करने के लिए बता रहा हूँ। इसको देखना, क्या मैं इस कंपाउंड को इस तरह से लिख सकता हूँ? CH3 सिंगल बॉन्ड C Br, ऊपर Br हो गया,
यहाँ पर आ गया CH, यहाँ पर आगे जाएंगे तो आ जाएगा CH2, टू नहीं CH, और आगे आ जाएगा मेरे पास CH3। इसको सोचो, इस तरह से लिख सकते हैं क्या? इसने यहाँ पर दो बॉन्ड बनानी है, ये दो बॉन्ड बना गया। ठीक है, आप समझे मेरी बात? आप देखना, इसी कंपाउंड की रिएक्शन कर रहा हूं मैं। अब मैं इसी कंपाउंड की रिएक्शन कर रहा हूं बच्चे। यहां पर हम पढ़ क्या रहे हैं? स्टेटजेफ रूल। स्टेटजेफ रूल पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, बाद में मत बोलना कंफ्यूजन हो रही है। CH3, CH, Br, CH2 और CH3। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत ज्यादा सिंपल है ये, बहुत ज्यादा सिंपल है। मेरे को बताओ, ब्रोमीन यहां लगा हुआ है, ठीक है, ब्रोमीन यहां लगा हुआ है, तो सर ये कार्बन हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा, और इसके साथ वाला भी बीटा है सर, दोनों बीटा है। बात समझे? अब इसको ध्यान से देखो, सर इस वाले बीटा पे क्या रिएक्शन हो सकती थी, या इस वाले बीटा पे रिएक्शन हो सकती थी? सर दोनों पे रिएक्शन हो सकती है। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चे? सर दोनों पे रिएक्शन हो सकती है। ध्यान से रखना, क्या डाला हमने? KOH, अल्कोहलिक KOH डाला, और साथ में किया हीट, तो दो रिएक्शनें होंगी ना इसमें, तो दोनों ले लेंगे ना हम। दो होंगी तो दोनों लेनी पड़ेगी मेरे भाई। तो यहां पर हम हीट भी कर रहे हैं उसको, ध्यान से सोचना। अब पहले मैं वो वाला केस लेता हूं जो इस तरफ है, फिर मैं उस तरफ वाला केस ले लूंगा। तो मैंने इस तरफ वाला केस लिया, तो देखना क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन से हाइड्रोजन गायब। क्या बोला? बीटा एलिमिनेशन से हाइड्रोजन गायब। तो कंपाउंड बन रहा है मेरे भाई CH3, CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये कंपाउंड बन रहा है। क्या सर इसके साथ, क्या इसके साथ KCl बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या इसके साथ वाटर बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ये बाय प्रोडक्ट है, इनको इतना ज्यादा फोकस मत करो, फोकस करो सिर्फ इस पे। ये तो बनने ही है, मैं इनको नहीं लिख रहा हूं फिर, ठीक है। ऊपर चलो लिख भी लेता हूं आपके लिए, लेकिन मैं इसको नहीं लिखूंगा बार बार, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट, इन पे फोकस नहीं है हमारा, इस पे फोकस है, याद रहेगा। अब इनकी बात समझते हैं, इस वाले की बात करते हैं। यहां पर देखो, अगर मैं इस वाले की बात कर रहा हूं तो कंपाउंड बनेगा सर CH2, क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया ना बीटा से, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH2 और CH3। क्या ये बात आपको समझ आई है? ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ आई है कि नहीं? ये बताओ जल्दी से, क्या ये आपको बात समझ आई है कि नहीं? ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो आपको याद यही रखना है, इसके अंदर आपको यही याद रखना है कि ये वाला जो कंपाउंड बनेगा बच्चे, वो मेजर कंपाउंड बनेगा, ठीक है, और ये वाला जो कंपाउंड बनेगा वो माइनर बनेगा। अब तुम सोचोगे मेजर और माइनर का क्या मतलब होता है? एक बात को ध्यान में रखना, मान के चलो कि मैंने शरबत बनाने की कोशिश करी, उस पानी के अंदर मैंने क्या डाला? मैंने रूह अफ़ज़ा डाला और उसको मैंने शेक किया। मान के चलो कि उसमें से 70% जो है या 80% जो है वो शरबत बन गया जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो ये वो 80% है जिसको मैंने मेजर कंपाउंड बोला। मतलब सर इसके अंदर 20% कंपाउंड ऐसा भी बन रहा है जो मैं नहीं पी सकता, कुछ भी कारण हो सकता है, उसको छोड़ो, लेकिन 20% ऐसा कंपाउंड हो सकता है इसके अंदर जो मैं नहीं पी सकता, वो मेरे काम का नहीं है सर। तो मुझे क्या समझ आ रहा है कि ये वो हो गया 20% वाला कंपाउंड जो कि माइनर, जो कम बन रहा है, मेजर जो ज्यादा बन रहा है। क्या आप लोगों को समझ आया मेजर एंड माइनर क्या होता है? ठीक है, याद रहेगा सब कुछ। चलो अब यहां पे देख लो, ये आपको समझ आ गई अच्छे से बात, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बात करते हैं वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इजी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना। वुड्स रिएक्शन में क्या करना होता है? ध्यान, बहुत आसान है। दो एल्केन लेने हैं, क्या करना है? दो एल्केन लेने हैं, एल्केन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, हेलो एल्केन की, एल्केन नहीं, हेलो एल्केन। दो हेलो एल्केन लेने हैं, तो मतलब मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता था सर, क्या मैं इनको इस तरह से भी लिख सकता था? हाँ सर लिख सकता था। ये दो हेलो एल्केन है बच्चे, और दोनों हेलो एल्केन दो ही सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं। कितने से? सोडियम से रिएक्ट कर रहे हैं। मेटल देखो ना, रिएक्शन विद क्या है? रिएक्शन विद क्या है? मेटल्स। यहां पर क्या चल रहा था? बीटा एलिमिनेशन। तो दोनों में बीटा एलिमिनेशन करवाया ना, यहां पर दोनों में क्या करवाएंगे? मेटल्स के साथ रिएक्शन। यहां पर कौन से मेटल के साथ करा रहे हैं? सोडियम के साथ। जब मैंने सोडियम के साथ इसको रिएक्शन कराई मेरे भाई, ध्यान से समझना, जब जैसे ही मैंने इसको सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, तो मेरे को चाहिए क्या? इसके साथ में ड्राई ईथर चाहिए। क्या चाहिए? ड्राई ईथर चाहिए। अब इसको रिएक्शन को मैं तुम्हें बताता हूं करते कैसे।
अरे कहाँ चला गया? मैं बात कर रहा हूं यहां पर वुड्स रिएक्शन की। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या बोलती है, ध्यान सुनना। देखो थ्योरी तुम्हें खुद लिखनी होती है कि क्या क्या चाहिए, ठीक है? ओके, तो वुड्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं। मैंने यहां पर दो ले लिए हेलो एल्केन, प्लस मैं इसको रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम के साथ, और साथ में मुझे क्या चाहिए बच्चे, ड्राई ईथर, ठीक है? ड्राई ईथर, ये दो चीजें चाहिए। अब जैसे ही यहां पर ये रिएक्शन होने वाली है, देखना क्या होगा, क्या होगा। मैं इसको ओपन कर रहा हूं, कर सकता हूं ना इस तरह से ओपन बच्चे? इस तरह से तो ओपन कर ही सकता हूं या नहीं कर सकता, बताओ? कर ही सकता हूं, है ना? सर ओपन तो क्या ही किया आपने, आपने तो बिल्कुल सीधा सीधा ही लिख दिया है, कोई टेंशन तो है नहीं। बस यहाँ पे दो था, दोनों को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हाँ सर समझ आ गई, ये तो सर समझ आ गई है। ये तो कोई मुश्किल बात नहीं थी सर हमारे लिए, हम बहुत आसान से कर लेते हैं इसको। ओके ओके, अब देखना मेरे भाई, क्या मैं बोलूं, ये और ये आपस में चिपक जाएंगे, ये और ये आपस में निकल जाएंगे बाहर। पीछे कहाँ बच जाएगा भाई? सर पीछे बच जाएगा आर आर प्लस 2Na(X). यही तो सर रिएक्शन है। अब मैंने यहां पर आर लिखा है, तुम्हें इसको आर नहीं लिखना है मेरी जान। तुमने इसको, ये जनरल रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का मतलब ये होता है बच्चे, जनरल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि ये बेसिक है, मतलब कि इस खांचे के अंदर आप जो कंपाउंड डालोगे वो बन जाएगा, ठीक है? अब खांचा क्या डालते हैं, देखो आर की जगह पे मैंने डाल दिया C2H5Cl प्लस 2Na प्लस Cl C2H5 डाल सकता हूं ना। अब आपको पता है कि ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहां पे चाहिए होगा ड्राई ईथर, वो डाल देते हैं। अब रिएक्शन करा देते हैं, देखो C2H5 ये जुड़ गए प्लस 2NaCl। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो C4H10 प्लस 2NaCl, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई गलती वाली बात नहीं। आप बताओ क्या मुश्किल लग रहा है कुछ? मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल लग रहा हो तुम्हें। वुड्स रिएक्शन समझ आ गई। वुड्स रिएक्शन में हमने मेटल के साथ रिएक्शन करा दी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे। बहुत मस्त है ये भी, बहुत ही मस्त है भाई। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत बार आगे आगे भी यूज होगा। ये हमने रिएजेंट बनाना है, रिएजेंट, और बहुत बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम अपनी रिएक्शन कराएंगे। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं? अभी हम सीख रहे हैं रिएजेंट बनाना, ठीक है? इसमें भी हमने रिएक्शन करानी है इसी तरह से, लेकिन यहां पर दो हेलो एल्केन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लेंगे, और साथ में लेंगे मैग्नीशियम। यहां पे क्या लिया था बच्चे? सोडियम। यहां क्या लेंगे? मैग्नीशियम। बस इतना याद रखना, ठीक है? डिस्कवर किसने किया था ये वाला कंपाउंड? ये वाला कंपाउंड विक्टर ग्रिग्नार्ड ने किया था 1900 में, ठीक है? और ये साथ में फ्रेशली प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा कंपाउंड है, ये बहुत सारी रिएक्शन को होने में हेल्प करता है। और हमें पता है अगर ये बहुत सारी रिएक्शन को होने में हेल्प करता है तो हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड बनाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बना लेंगे, ठीक है? हुआ क्या? हुआ कुछ भी नहीं। जैसे तुमने ड्राई ईथर डाला तो ये जो Mg है, Mg बीच में आ जाएगा। क्या होगा? Mg बीच में आ जाएगा। क्यों आएगा Mg बीच में सर? मेरे भाई फोकस करेंगे, फिर से बता रहा हूं, चलो। GRIG, ग्रिग नार्ड रिएजेंट, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात हो रही है, ध्यान से समझना। मैंने यहां पर लिया हेलो एल्केन, ले लिया, प्लस किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं? मैग्नीशियम के साथ। और यहां पर आ गया बच्चे हमारा ड्राई ईथर। बहुत सिंपल है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इन दोनों में ये बात समझो, अगर मेरे पास बच्चे जो आर है ये भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, और जो एक्स है वो भी एक ही बॉन्ड बनाएगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो दो बनाता है। मैग्नीशियम कितनी बनाता है? मैग्नीशियम बनाता है दो। तो आप इसको इस तरह से याद रखो कि सर मैग्नीशियम दो बॉन्ड बनाता है, इसीलिए मैग्नीशियम को हम अंदर बिठाएंगे। मैग्नीशियम को इसलिए हम क्या बिठाएंगे बच्चे? अंदर बिठाएंगे। ये कंपाउंड है हमारा किसका? ये कंपाउंड है हमारा किसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब तुम इसको अगर रिएक्शन भी लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात है क्या? मुझे नहीं लगता कि ये कोई टेंशन वाली बात है। तो लिख लो भाई, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, इस तरह से लिख लो। डन, खत्म, डन डन डन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी हो गया भाई। चलो भाई सर रिएक्शन विद मेटल भी हमने पढ़ लिया है। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ
हेलो अरीन्स। अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो था हेलो अल्केन्स। और अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शन ऑफ द हेलो अरेन्स। ठीक है, बहुत आसान है ये भी, इसमें भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है। यहां पर आपको सबसे पहले सीखना है इसमें रेजोनेंस बैरियर। रेजोनेंस क्यों बनाता है, सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए। रेजोनेंस आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, इसीलिए रेजोनेंस होना जरूरी है किसी किसी कंपाउंड में, याद रखना। ठीक है, अब यहां पे देखो, बाय हेलो अरेन्स अनरिएक्टेड, क्या बोल रहा है, हेलो अरेन्स जो है वो अनरिएक्टेड क्यों है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो ये जो हेलो अरेन्स होते हैं, जो 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 ये बेंजीन ग्रुप उसके अंदर लगा होता है, वो उतना ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करता, उसके पीछे क्या रीजन है, रेजोनेंस, याद रखना। क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर इसके अंदर होता है, जो कि मेक्स द CX बॉन्ड स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर टू ब्रेक। अब होता किस तरह से, आप इसको देखते जाओ, बहुत आसान है, मैं आपको समझाते जाता हूं। ठीक है, ध्यान से समझना, ध्यान से। यहां पे देखो भाई, ये हमारा बॉन्ड, ये तो तुम्हें समझ आ रहा है, क्लोरीन के ऊपर 6 बॉन्ड है, हमको पता है। इसने यहां से अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े और यहां पे आ गए, यहां से इसने, अरे यार ये गलत बनाया हुआ है, इसको छोड़ देना, मैं बता देता हूं। ठीक है, हाँ, रेजोनेंस के लिए क्या होगा देखना, ये मान के चलो, ये यहां पर क्लोरीन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इसने यहां से अपनी बॉन्ड यहां पे दी, जैसे ही यहां पे डबल बॉन्ड आ गई इधर इधर, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड आई तो मतलब इस वाले कार्बन पे कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4 5। सो सर पॉसिबल नहीं है, यहां से डबल बॉन्ड हट के यहां पे आ जाएगी। ओके सर, समझ आ गई है सर हमको। अब अगले की बात करी जाए तो सर हमारे पास इस तरह से कंपाउंड बन गया है, इस तरह से कंपाउंड बन गया है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है भाई, ओके सर। अब ये नेगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा और ये वाला यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गई, रेजोनेंस समझ आ रहा है ना बच्चे। ये जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, और फिर यहां पर डबल बॉन्ड अगर बनी तो ये वाला कार्बन ने कितनी बॉन्ड बना ली, 1 2 3 4, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। मगर अभी डबल बॉन्ड नहीं बनी है तो इसलिए मैं वो बोल रहा था तुम्हें। ठीक है, अभी बनेगी, वो बनेगी तो स्टेबिलिटी आएगी। अब यहां पर डबल बॉन्ड आ गई और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये तो ऐसे ही रहा, और यहां पर डबल बॉन्ड है ये Cl के साथ और पॉजिटिव चार्ज, ये समझ आ रहा है। और यहां से ये इधर गई और डबल बॉन्ड यहां गई, और उसके ही साथ में सर अब क्या होने वाला है, यहां से ये इधर आ जाएगा चार्ज। ठीक है सर, समझ आ रही है हमको, ध्यान से समझना, बहुत आसान है यार, तुम्हें इसमें इतना ज्यादा खोपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे, ये बहुत ही आसान है। यहां तक समझ आ गई। अब ये वाला जो क्लोरीन है ये यहां आ जाएगा और ये यहां से अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा है भाई, इसको बोलते हैं रेजोनेंस, सर, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। अब आ जाएगा क्लोरीन के पास वापिस से वो इलेक्ट्रॉन। क्या ये वाला कंपाउंड सेम नहीं था, बस स्ट्रक्चर तुम देखो, बॉन्ड चेंज हो गई। पहले यहाँ पे इस तरफ बॉन्ड थी, अब इस तरफ बॉन्ड नहीं है, इधर है। और तो ये स्ट्रक्चर रेजोनेंट होता रहता है। ये डबल बॉन्ड ही जो है वही यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, वही यहाँ पर क्या प्रोवाइड कराती है बच्चे, इसको बोलते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर, याद रहेगा। चलो भाई, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया, बहुत अच्छे से समझ आई है। उसके बाद आ जाओ भाई, अब हमारे पास कुछ कंपाउंड है। सबसे पहले ब्रूट फोर्स, मतलब डॉस प्रोसेस क्या होता है। डॉस प्रोसेस में क्या होता है इसको देखो, इधर ही समझा दूंगा मैं। आपने यहां पर क्लोरोबेंजीन लिया, क्लोरोबेंजीन को क्या किया, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रखा, और यहां पर सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। NaOH आपने लेना है, यहां पर क्या लेना है, NaOH। यहां से क्लोरीन निकलेगा और ये जाके किसके साथ चिपक जाएगा, Na के साथ। यहां से OH निकला, वो यहां पे चिपक गया, खत्म बात। क्या बन गया, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं सर फिनोल। क्या बोलते हैं इसको, फिनोल बन रहा है सर, फिनोल। बात समझ आ गई, फिनोल बन गया यहाँ पे। फिर टैक्टिकल अप्रोच, मास्किंग एंड डीमास्किंग करेंगे। अच्छा, मास्किंग एंड डीमास्किंग का क्या मतलब होता है, मास्किंग एंड डीमास्किंग मतलब होता है मखौटा पहनना, मास्क पहनना। मतलब सर अगर आप ये जो रिएक्शन करा रहे थे इसके अंदर आपको ज्यादा टेम्परेचर रखना पड़ रहा है और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था,
और ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कहां से लाएं? सर सर सभी लेबोरेटरी में वो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर हम ऐसा करेंगे ना, जैसे उसने रिएक्शन करनी है तो हम यहां पर मुखौटा पहना देंगे। मान के चलो ये देखने में बहुत बहुत गंदा है, ये देखने में बहुत गंदी है। मान के एग्जाम्पल ये देखने में ऐसा कुछ नहीं होता, पर ऐसे फिर भी ये देखने में बहुत गंदी है और इसको इसके साथ अपनी सेटिंग बिठानी है भाई, ठीक है, इसको इसके साथ अपनी सेटिंग बिठानी है। मान के चलो कि ये लोंडा है, ये लोंडा बहुत गंदा है, काला है शकल से, ठीक है, और ये लोंडा यहाँ पर इस लोंडिया के साथ रिएक्शन करना चाहता है। किसके साथ? इसके साथ, OH के साथ। लेकिन मसला ये है कि सर बहुत तिगड़म लगाना पड़ रहा है, यहाँ पर इतना ज्यादा टेम्परेचर, इतना ज्यादा मतलब उसको मनाना पड़ रहा है, फिर जाकर वो कहीं मान रहा है, वे जाकर वो कहीं मान रही है। तो सर हम ऐसा ना करें कि ये जो लोंडा है हम इसको कोई मुखौटा पहना दें, हम इस लोंडे की सर्जरी करा दें सर। लेकिन अंदर से तो साला वही रहेगा, वो अंदर से वही रहेगा, हमें कोई मतलब नहीं है सर उससे। लेकिन 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 इसको तो नहीं पता चलेगा ना, इसको तो नहीं पता चलेगा कि ये वही है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने इसको मुखौटा पहनाया। देखो 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 देखो, हमने इस कंपाउंड को पहना दिया मुखौटा। NO2 के यहां पर कंपाउंड लगा दिया, नाइट्रो ग्रुप तीनों जगह पे। अब जैसे ही इसके पास ये आया तो इसको लगा ओ हो ये तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई, ये लोंडा बहुत सुंदर लग रहा है, ये स्मार्ट है, चलो इसके साथ दोस्ती कर लेती हूँ। क्या कर लेती हूँ भाई? इसके साथ दोस्ती कर लेती हूँ। तो दोस्ती कर ली। क्या इसके साथ कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ा? क्या इसके साथ बहुत ज्यादा प्रेशर देना पड़ा? क्या इसको मनाने के लिए बहुत ज्यादा तिगड़म लगाने पड़े? नहीं, ऐसे ही मान गई, ऐसे ही मान गई है भाई। क्यों? गर्म पानी में ही, गर्म पानी में ही मान गई भाई। तो यहां पर क्लोरीन ने चुपचाप अपनी बॉन्ड तोड़ी, Na के साथ निकल गया और OH ने यहां पर बॉन्ड बना लिया। तो देखो कंपाउंड बन गया। ये ऐसा कब करना पड़ता है? जब हमें रिएक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो हम उसके अंदर उसको डीमास्क करते हैं, उसको मास्क करते हैं। बात समझ रहे हो? सो एडिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 at ortho and para decreases the electron density and disrupt resonance। अब तुम सोचोगे कि सर इसका एक्चुअली में मीनिंग क्या है केमिस्ट्री में? एक्चुअली में मीनिंग इसका ये है केमिस्ट्री में कि अगर मेरे भाई तुम एक बात समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको रेजोनेंस दे रहे थे ना, अगर यहां पर लेट सपोज जब ये यहां पे इलेक्ट्रॉन आए थे, तुम्हें पता होगा मैंने ग्रुप बनाया था, अगर यहां पर NO2 होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आने ही नहीं देगा, वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। अगर फिर भी बच्चे कुछ यहां पहुंच गए तो यहां से फिर से वो खींच लेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास रहने ही नहीं दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास से वो खींच ले रहा है, क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो जब वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है, उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है कंपाउंड की। जैसे ही स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हुई तो बॉन्ड टूट के वहां पर बन गई। बात समझे? बहुत आसान था ना? ठीक सर, समझ आ गया सर, बहुत आसान था, समझ आ गया। अब आ जाओ तुम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बहुत आसान है ये, इनको याद कर लो। या अब याद कर लो बोल रहा हूं, ठीक है ना? अब याद कर लो भाई, अब याद कर लो। अब आसान है पर याद करना पड़ेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। एक बात याद रखना, ऑर्थो एंड पैरा पे ही लगेगा कंपाउंड, मेटा पे नहीं लगेगा। मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर मेटा पे लग रहा है उसके पीछे कारण होगा। कहां गया? यहां पे देखना, मैं रेजोनेंट स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं। रेजोनेंट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है मेरे भाई, यहां पर देखेंगे सभी के सभी बच्चे, इसको हम क्लोरीन बोल रहे हैं, इसके साथ वाली पोजीशन को बोला जाता है ऑर्थो, इसको बोला जाता है मेटा, इसको बोला जाता है पैरा, इसको फिर से ऑर्थो बोला जाएगा, इसको फिर से मेटा बोला जाएगा, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी पैरा। बात समझ रहे हो? ये इनकी पोजीशन है। अब इसने बोला कि ऑर्थो एंड पैरा पे ही लगेगा, डायरेक्टिंग है। अब क्यों लगेगा इसके बारे में बात समझना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान। तो पैरा डायरेक्टिंग का क्या मतलब है कि यहां पर जो भी कंपाउंड बनेगा वो ऑर्थो या पैरा पे ही लगने वाला है, मेटा पे वो नहीं लगेगा। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देखना। मैंने बोला कि यहां पर कोई कंपाउंड लग रहा है, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये है पैरा पोजीशन, ठीक है? यहां पर जहां फिर ये कंपाउंड लग रहा है, ये दो जगह पे लग सकता है, या तो इधर या तो इधर। पर आपको इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कहां पर लग सकता है, कहां पर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? यहां तो ये इधर लगेगा, यहां तो ये इधर लगेगा। ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, और यहां पे मान के चलो ए यहां पे लगा, सर इस बार यहां नहीं लगा, यहां लगा। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहां पर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टेरिंग हिंड्रेंस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिपेल ईच अदर।
यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, स्टेरिक हिंड्रेंस हो रही है, हिंड्रेंस हो रही है सर, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है सर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे। तो ये भी कंपाउंड जो बनेगा ये मेजर बनेगा, और ये वाला कंपाउंड जो बनेगा माइनर बनेगा। ये वाला कंपाउंड बनने की पॉसिबिलिटी कम है बिकॉज ये अनस्टेबल है, और ये वाले बनने की ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा बनेगा और स्टेबल है। बात समझे अब? ओके, अब देखो, अब इसको मैच करते हैं जो हम पढ़ाई कर रहे थे, अब हम इसको मैच करते हैं जो हम पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है भाई, आ जाओ फिर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ गई? हाँ, ये सबसे पहले बात कर रहे हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि हमने क्या करना है, हमने हैलोजन को जोड़ना है। क्या करना है? हमने हैलोजन को जोड़ना है। हमने क्या करना है? हैलोजन को जोड़ना है। क्या सर पहले का हैलोजन है वहां पर? हाँ है, हाँ है भाई, मैंने कब बोला नहीं है, हैलोजन तो है सर वहां पर। देखना मेरे भाई, ये कंपाउंड है मेरे पास, ये मेरे पास कंपाउंड है, पहले से हैलोजन लगा हुआ है। ठीक है, मैंने इसकी रिएक्शन कराई, मैंने इसकी रिएक्शन कराई हैलोजन के साथ, दोबारा हैलोजन के साथ, तो यहां पर हैलोजन जो है वो जुड़ जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा। ऊपर मैं एक्स मान रहा हूं ना, तो दूसरा वाला कंपाउंड यहां पर जुड़ेगा Cl, और एक और कंपाउंड बनेगा, तुम्हें पता है, मैंने अभी बताया था, एक और कंपाउंड बनेगा जो कि ये बनेगा। लेकिन हमें पता है कि ये वाला कंपाउंड जो है वो माइनर बनेगा, और ये वाला जो कंपाउंड है जो मेजर बनेगा। बस इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है, कहाँ गया यार, इसमें आपको याद रखना है कि आप डाल क्या रहे हो। ठीक है, Cl2 डाला था ना, उसके साथ में यहां पर आपने डालना है FCl2, FeCl2 है ना, FeCl2 कौन गया, हाँ आयरन क्लोराइड है ना, FeCl2। इस तरह से आपने कंपाउंड डालना है। तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई? हैलोजिनेशन। अब अगले वाले कंपाउंड पे आते हैं, नाइट्रेशन में सेम कंपाउंड, उसी तरह का कंपाउंड, HNO3 लेंगे और साथ में लेंगे H2SO4, मतलब साथ में ले लो या फिर एक ले लो दोनों में से। तो हमने ले लिया HNO3। जैसे ही हमने HNO3 लिया तो यहां पर कंपाउंड में क्या लगने वाला है, यहां पर कंपाउंड में लगने वाला है हमारा NO2 ग्रुप। क्या लगने वाला है? NO2 ग्रुप। ध्यान रखेंगे इसको, देखना, अगर मैंने बोला यहां पर कंपाउंड ले लो सर ये वाला, यहां पर हेलोजन तो है, ये हेलोरेन तो लेना ही पड़ेगा, तो हमने ले लिया HNO3 या फिर हमने ले लिया H2SO4। रिएक्शन कराएंगे ना तो हमारा बनेगा सर यहाँ पर X तो है ही सर, NO2 साथ में बनेगा, ये एक और कंपाउंड बनेगा सर, उसमें NO2 लगेगा सर, उसमें भी सर NO2 लगेगा सर, हमको समझ आ गई है, यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा सर। लेकिन हमें पता है सर ये मेजर बनने वाला है और ये माइनर बनने वाला है, और अब क्यों बनने वाला है सर हमको ये भी पता है। बात समझे कि नहीं? इसको बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज NO2 का कंपाउंड लगा है। बहुत बढ़िया, बात समझ आ गई सर नाइट्रेशन की। अब बात करते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की बात करेंगे। सल्फोनेशन कंपाउंड में क्या लगेगा? सल्फोनेशन कंपाउंड में लगता है SO3H। क्या लगता है? SO3H। क्या लगता है? SO3H, SO3H। बात समझे? सल्फोनेशन कंपाउंड में और लेना क्या होता है? H2SO4 है, वहां पर भी वही लिया था, लिया वहां पर भी वही था। इसको थोड़ा छोटा करूं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है भाई। ओके, इतना बहुत है। ओके, आप कर रहे हैं सल्फोनेशन। सर सल्फोनेशन में क्या करना पड़ेगा? यही सेम कंपाउंड ले लो ना मेरे बच्चे, यही सेम कंपाउंड ले लो, साथ में ले लो H2SO4, पर कौन सा वाला? कॉन्सेंट्रेटेड वाला। ठीक है, अब क्या करोगे भाई मेरे भाई, यहां पर X लगेगा, SO3H। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि SO3H को किस तरह से खोलते हैं। SO3H को खोलते हैं, H तो बॉन्ड बना रहा है इधर, डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ, एक बॉन्ड O के साथ और H के साथ। ठीक है, इस तरह से ये खुलता है। चलो अब इसको देखो, ये हो गया एक, और एक 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 यहां पर भी लगेगा। तो ये जो है ये क्या है? ये मेजर कंपाउंड है और ये माइनर है। क्या आपको सल्फोनेशन भी क्लियर हो गया? मुश्किल है क्या? मुश्किल है? चलो इसको साइड पे कर देता हूँ ना, ये यहां कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब अगला क्या है, अगला देख लेते हैं। अब ये तो हो गया, अब आ गया फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन।
ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये तीनों एक जैसी हैं और इंपॉर्टेंट है। अब करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, दो रिएक्शन बनेंगी। हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इसमें देखो, इसमें पहले होगी अल्काइलेशन, अल्काइल, बात समझना, अल्काइल चेन की बात हो रही है। तो कंपाउंड तो वही लोगे, कंपाउंड थोड़ी ना बदल जाएगा भाई। सर कंपाउंड थोड़ी ना बदल जाएगा सर, कंपाउंड तो वही रहना है। CH3Cl और AlCl3 ले लेंगे सर, AlCl3 ले लेंगे। ये किसके लिए होगा? ये एनहाइड्रस होगा। एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ होगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब यहां पर कंपाउंड लग जाएगा, यहां पर कंपाउंड लग जाएगा सर, यहां पर कंपाउंड लग जाएगा, ठीक है। यहां पर कंपाउंड लग जाएगा सर, मतलब यहां पर CH3 आ जाएगा और यहां पर भी इस तरह से CH3 आ जाएगा, समझे? यहां तक कोई डाउट है क्या? यार मुझे नाक में क्यों खुजली हो रही है? ये बात समझ गए? कोई डाउट है क्या यहां तक? ये हो गया अल्काइलेशन, ठीक है। अब इसको देखो, पीछे कहां गया यार, यहाँ पे देखो कहां गया, हाँ ये देखो, हमने यहाँ पर कंपाउंड लगाया, क्या क्लोरीन क्यों लगा हुआ है? CH3 लगना चाहिए, CH3 लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो कंपाउंड लगेगा वो CH3 लगेगा, ठीक है। बस यहाँ पर यही गलती है, Cl और वो वाला Cl लगा दिया है हमने, ठीक है। बस इस चीज को ध्यान में रखना, यहाँ पर अल्काइलेशन में अल्काइल की चेन जुड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर एसाइलेशन की बात कर लेते हैं। अब अल्काइलेशन तो हमको क्लियर हो गई है, एसाइलेशन किस तरह से होगी मेरी जान, इसको देखेंगे। इस तरह से कंपाउंड लग रहा है X, और यहां पर हमको क्या चाहिए? यहां पर हमको चाहिए CH3 C++O ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं CH3COCl, ये कंपाउंड है, ठीक है। पता लग रहा है ना आपको? और चाहिए AlCl3 जो कि एनहाइड्रस है। अब होगा क्या, यहां से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कंपाउंड बन जाएगा ये X, तो ऐसे रहेगा। ये बॉन्ड यहां से टूटा है तो ये बनेगा C++O यहां पर भी C++O, ये कंपाउंड बन जाएगा। मतलब ये दो बनेंगे, ये तो एक बनाया ना मैंने, इसी तरह से एक और बनेगा, सिंपल ऐसे। अब ठीक है, अब तो समझ आ गया होगा यार, CH3। अब हमको पता है कि ये मेजर है और ये माइनर है। डन, डना डन, क्लियर है। इसका एक और पार्ट है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम खत्म नहीं हुए हैं सर। अभी हमारे पास एक और कंपाउंड लेंगे, इसको हम करेंगे CH3C++O फिर से वही AlCl3 और एनहाइड्रस, ठीक है, सेम है। मतलब बस इतना सा फर्क है कि यहाँ की बॉन्ड अब यहाँ से ब्रेक डाउन होगी। अब ये वाली बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन हुई तो होना क्या है देखना, हमारा जो कंपाउंड बनेगा ना मेरे भाई, वो बनेगा कुछ इस तरह से। ये तो X यहीं पे रहेगा, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएगा, दोबारा से वही सेम चीज, डबल बॉन्ड CH3, यही ऊपर वाला कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, जिसको मैं माइनर बोल रहा हूं। फिर से X C++O CH3, ये हो गया हमारा मेजर। ये क्या बन गया बच्चे? ये बन गया मेजर, ठीक है। अब क्या बचा? ये CH3C++O OH, ये कहां से आया? यहां से H भी तो निकला है। जहां पर ये CH3 जुड़ा था, क्या वहां पर H नहीं निकला होगा? निकला होगा ना, तो ये उसके साथ जुड़ गया आके, ठीक है भाई, समझ आ गई? अब तो समझ आई हुई होगी। चलो फ्रीडल क्राफ्ट भी क्लियर हो गया सबको, कौन सा माइनर कौन सा मेजर बनना है। अब आता है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन बहुत इजी है क्योंकि ये वुड्स रिएक्शन की तरह ही है।
अगर आप लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा, वहां पर दोनों में अल्काइल चेन लेते थे, याद है आपको? आपको मैंने भी पीछे पढ़ाया था आर एक्स करके, 2RX + 2Na लेके, याद है? वैसे ही सेम ये भी बन रहा है। यहां पर क्या हो रहा है ना, ये क्लोरीन इसके साथ, ये वाला क्लोरीन इसके साथ, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे। ये देखो, ये दोनों आपस में इसके साथ चिपक जाएंगे। ये क्लोरीन इसके साथ आ गया, ये वाला क्लोरीन भी इसके साथ आ गया, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे ड्राई ईथर डाल के। खत्म, फिटिक रिएक्शन भी खत्म। अब आता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब हमको पता है कि वुड्स में ये था, लेकिन यहां पर एक अल्काइल की चेन लेंगे, एक एलोरेन की लेंगे। देखो, ये हमने एक अल्काइल की ले ली, ये अल्काइल की ले ली, एक अरेन की ले ली, ठीक है, एक अराइल की ले ली, और साथ में रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? इसी के साथ। यहां से एक्स इसके साथ आएगा, यहां से क्लोरीन इसके साथ आएगा, तो ये जो आर है वो इसके साथ चिपक जाएगा। देखो देखो, वहां पर क्लोरीन क्यों लगा हुआ है भाई? क्लोरीन नहीं लगेगा यहां पर, ये कंपाउंड गलत बना हुआ है। मैं तुम्हें बता देता हूं कैसा बनेगा। ये सिर्फ इस तरह से बनेगा, देखो, ऐसे, खत्म, ठीक है। +2NaX, ये भी तो दो ही हैं, दो भी नहीं बोलेंगे हम, एक ही है, क्योंकि एक तो अल्काइल की चेन है। क्लियर है? ये बनेगा इस तरह से, खत्म हो गया भाई। ये लिखा भी हुआ, देखो, वुड्स में 2 अल्काइल्स थे, फिटिंग में 2 अराइल्स थे। वुड्स फिटिंग में 1 ऑफ ईच, दोनों में से एक एक ले लिया है, खत्म। चलो डन। अब स्पेशल केसेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। स्पेशल केसेस में कुछ भी नहीं है, हमको यही देखना है कि न्यूक्लियोफिलिक्स हैविंग 2 डिफरेंट अटैकिंग साइट्स। जैसे कि ये देखो, साइनाइड है। साइनाइड जो होता है ना, वो इधर से भी बॉन्ड बना सकता है, आइसोसाइनाइड इधर से बना सकता है। मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये हुआ कि जो CN है वो 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, वो 2 जगह से बॉन्ड बना सकता है, दैट्स इट, ठीक है। वैसे ही नाइट्रो ग्रुप भी बनाता है। नाइट्रो ग्रुप में भी अगर मैं बात करूं तो NO2 में N से बॉन्ड बनाएगा, और यहां पर O से बनाएगा, और यहां पर O से बनाएगा, मतलब दोनों कंपाउंड बना सकते हैं। इसको साइनाइड बोलते हैं, इसको आइसोसाइनाइड, इसको नाइट्रो, इसको नाइट्राइट, ठीक है, बात खत्म। अब यहां पर देख लो कंपाउंड किस तरह से बना हुआ है। यहां पर मैंने RX और KCN लिया हुआ है। यहां पर आपको पता है CN इसके ऊपर अटैक करेगा, और जो X है वो K के साथ निकल जाएगा बाहर, खत्म। इसको बोलेंगे अल्काइल साइनाइड। अब देखना, यहां पर देखना, ये AgCN है ना। अब यहां पर जो कंपाउंड बन रहा है, ये N लगेगा इसके साथ, N। देखो, R के साथ क्या लगा हुआ है? N, लेकिन इसमें R के साथ C लगा हुआ है। जैसे यहां तो पहले C के साथ बनाई, फिर N के साथ बनाई, और Ag के साथ क्या निकल जाएगा? X, तो यहां पर AgX निकल जाएगा। सो KCN फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड। जो KCN है यहां पर, वो जो यहां पर KCN बन रहा है, कहां गया KCN भाई? ये जो KCN है, ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन AgCN जो है वो क्या बनाएगा? वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी और ज्यादा। अब इसमें भी सेम ही चीज है, इसमें भी सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं किया हुआ, एक बार नजर डाल लो, ठीक है। चलो, अब ये आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, DDT बहुत बार पूछा गया, हाइड्रोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ये सब बहुत बार पूछे गए। होते क्या है उनके बारे में बात करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला ये होता है। डाइक्लोरोमीथेन किसके लिए काम आता है? ये इफेक्टिव सॉल्वेंट होता है इन द पैरामेडिकल, फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री के अंदर, या फिर पैरासूटिकल, मतलब फार्मास्यूटिकल, पैरासूटिकल बोल रहा हूँ, फार्मास्यूटिकल जो भी दवाइयां होती हैं उनको बनाने में जो सॉल्वेंट का काम किया जाता है, उसमें इसका यूज किया जाता है, डाइक्लोरोमीथेन का। फिर आता है क्लोरोफॉर्म, सॉल्वेंट फॉर फैट या वैक्सिस। फैट और वैक्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है वो है क्लोरोफॉर्म का। पहले ये एनेस्थेटिक के लिए भी यूज किया जाता है, एनेस्थीसिया देने के लिए, मतलब लोगों को बेहोश करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा हानिकारक था, अच्छा नहीं था बॉडी के लिए, तो फिर इसका अल्टरनेटिव यूज आ गया। खतरा यही था कि फॉर्म्स हाईली पॉइजनस फॉस्जीन गैस, ये है जो रिलीज करता था, और इसको डार्क बॉटल्स में रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डार्क बॉटल में रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन पाया जाता है, और क्लोरीन जहां पर भी पाया जाएगा और उसके ऊपर सनलाइट गिरी, पहले भी पढ़ाया मैंने, क्लोरीन के अंदर सनलाइट गिरी तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगी 2 मिनट में, ये याद रखना। फिर आता है आइडोफॉर्म, CHI3। ये क्या है? ये एंटीसेप्टिक है फॉर ड्रेसिंग वुंड्स। जब भी किसी को लगती है तो उसको आइडोफॉर्म का सोल्यूशन लगाया जाता है ताकि ब्लड को रोका जा सके। हेलोफॉर्म रिएक्ट्स डिस्टिंग्विशेस मिथाइल कार्बोनाइल्स फ्रॉम अदर कीटोन्स एंड अल्कोहल्स। ठीक है, मिथाइल कार्बोनाइल्स को ये फॉर्म करता है किसमें? अलग कीटोन्स एंड अल्कोहल्स में। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये, आपको ये लर्न करने हैं। आई होप आपके पास इनके लॉन्ग वर्जन में भी थोड़े से आंसर हों, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है, और ये 3 नंबर नहीं दिलाएगा आपको।
आपके पास ये 6 के 6 के आंसर होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, ढूंढो कहीं से, गूगल करो, कुछ भी करो, ये आंसर ढूंढो, या आपको आएगा पेपर में एक क्वेश्चन इसमें से। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करते हैं। सो रेफ्रिजरेंट, प्रोपेलेंट या फिर फीड स्टॉक्स में एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। डेंजर यही है कि डिप्लीट्स ओजोन लेयर। टेट्राक्लोराइड ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है और कॉज करता है लिवर कैंसर या नर्व डैमेज, अगर हमारी बॉडी में चला जाता है तो। फ्रॉन्स क्या होते हैं? ये प्रोपेलेंट्स होते हैं जो कि हवा में होते हैं। देखो तुम्हें गैस दिख ही रही है इसके अंदर। एरोसोल्स, फॉर्म, डिओड्रेंट्स में फ्रॉन डाला जाता है। खतरा यही है कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मैसिव ओजोन लेयर डिप्लीशन, और इसको बैन या रिड्यूस करने की बात भी हुई है और कर भी रहे हैं बहुत सारी जगहों पे, ठीक है। फिर डीडीटी। डीडीटी एक हाईली स्टेबल इंसेक्टिसाइड है, मतलब हम इसको इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल होने की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। देखो, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी लीड्स टू नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन, हाईली टॉक्सिसिटी इन फिश एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस, और इंसेक्ट्स के अंदर भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इसका, ठीक है। और ये पोल्यूशन क्रिएट कर देता है भाई, क्योंकि खराब ही नहीं होता। अगर हम पानी में डालेंगे तो वहीं रहेगा। ये आ गई हमारी एक स्लाइड जिसके अंदर सब कुछ है, ठीक है। ये हमारी एक स्लाइड है जिसके अंदर सब कुछ है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ये सारा का सारा एक क्रक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको ये रिएक्शंस को लर्न करने में बार बार पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। आप इसको कर सकते हो। डन भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट वाला भी वही सेम चीज है, ये भी वही है जो हमने अभी पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब ये तो खैर नाम है, मतलब कैसे कन्वर्ट कर किया जाता है कैसे नहीं, ये आप देख लेना, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये हेलो एल्केन हेलो एरेन के वही 1 पेज फाइनल रिवीजन, ये भी हमने पढ़ लिया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लो, ठीक है। चलो अब खत्म, आज के लिए चैप्टर खत्म। सो हमने इस चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर दिया है, हेलो एल्केन हेलो एरेन को, और आई होप कि आपको समझ भी आया होगा। और ऐसी और वीडियोस के साथ आते रहेंगे हम। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।